हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। तो देखो, आज हमारा सेकंड लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री का। पहला लेक्चर आप लोगों ने सभी ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो आई बटन पे क्लिक करके पहले लेक्चर को पढ़े, फिर ये पढ़े, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल आसान सा था, समझ में आया होगा जिन्होंने पढ़ लिया पहला लेक्चर, ठीक है ना। तो आज देखो, उससे आगे देखते हैं हमारा टॉपिक अगला, फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ही आसान सा है, ठीक है। फ्रेनलिक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दी थी, ठीक है। क्या दी थी? एक ग्राफ दिया था, ठीक है। आइसो मीन्स होता है सेम और थर्म मीन्स टेम्परेचर, ठीक है, कि मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, आइसोथर्म मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसने ग्राफ दिया, किस किस के बीच में ग्राफ दिया उसने दिया प्रेशर के बीच में और x बाई एम के बीच में। ओके, सिंपल सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था? एक ग्राफ था, किस किस के बीच में? x बाई एम और p के बीच में। ओके, हुआ इतना याद? अब देखो, ये जो x बाई एम है ना, इस फैक्टर को हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। सारे बच्चे बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, कि मींस कितना एडजॉर्प्शन हुआ, ठीक है। P मींस प्रेशर, यू चल रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 था, ऊपर की तरफ चलेंगे तो x बाई एम फैक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो x है, x क्या है यहां पे? x हमारे पास है मास ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है। और जो m है मेरे पास यहां पे मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ओके, कि जो मैंने चीज ली है, ठीक है, जो सरफेस है उसका मास कितना है, और उसके ऊपर कोई चीज जो आके चिपकी एडजॉर्बेंट, उसका मास कितना है, ठीक है। तो x बाई एम को मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और ये क्या है? P मेरा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आया था आइसोथर्म के ऊपर, उसी को हमने क्या बोला? फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट मींस x बाई एम एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्बेट आ रहा चिपकने के लिए उसका प्रेशर, ठीक है। प्रेशर और x बाई एम के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आया समझ में? ठीक है। अब देखो, ग्राफ किस प्रकार से था। तो ग्राफ हमारा यूं था कि जब हमें देखने को मिला कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा कर्व टाइप में आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस बिल्कुल सामने सीधा कांस्टेंट, मींस प्रेशर आप अब चाहे कितना भी बढ़ाएं, x बाई एम की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, है ना। बढ़ थोड़ी ना रही है। अब देखो, स्टार्टिंग में प्रेशर क्या था? 0 मींस लो प्रेशर था। जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे x बाई एम की वैल्यू भी बढ़ी। फिर एक स्टेज के ऊपर थोड़ी सी क्या होगी? कर्व टाइप में, मींस थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज हुई। एंड देन जब प्रेशर ज्यादा हाई हुआ तो ये वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट मींस x बाई एम फिर आगे नहीं बढ़ा। जब प्रेशर हमारे पास कम था, ठीक है, स्टार्टिंग में प्रेशर क्या हमारे पास? लो प्रेशर, ठीक है। यहां पे लास्ट में प्रेशर कैसा हमारे पास? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो बीच में कैसा हमारे पास? मॉडरेट प्रेशर या मींस मीडियम प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, ठीक है। अब आप लोग देखो, जब प्रेशर लो था, जब प्रेशर क्या था? कम था, तो आप लोग बताओ, जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन था मींस x बाई एम था, वो किसके प्रोपोर्शनल था? प्रेशर के। यही तो है कि भैया प्रेशर बढ़ा तो x बाई एम भी बढ़ा, हुआ या नहीं हुआ? प्रेशर इंक्रीज किया तो x बाई एम भी। देखो, ये मेरे पास एक सरफेस है कोई भी, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी सरफेस है, सरफेस को क्या बोलूंगा? एडजॉर्बेंट। इसके ऊपर कोई एक दो पार्टिकल्स आके चिपके हुए थे, ठीक है, ये क्या हमारे पास? एडजॉर्बेट, समझ रहे हो? ठीक है। अब मैंने प्रेशर को बढ़ाया, जब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एक दो पार्टिकल्स और आगे चिपक जाएंगे। तो मैंने प्रेशर बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन भी क्या हुआ? इंक्रीज नहीं, मींस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हुआ? इंक्रीज। मैंने और प्रेशर बढ़ाया तो दो चार पार्टिकल्स और आगे चिपक जाएंगे, अभी भी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हुआ? इंक्रीज। फिर मैंने और बढ़ाया और आगे चिपक गए। लेकिन अब एक ऐसी स्टेज आएगी कि इसका जो सारा सरफेस है वो क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा, ठीक है। अब और अधिक पार्टिकल्स इसके ऊपर आगे नहीं चिपक सकते। तो फिर अब आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अब इंक्रीज थोड़ी ना हुआ, अब वो क्या हो गया? कांस्टेंट।
ठीक है, इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं कि वो लाइन है वो कांस्टेंट है क्यों हाई प्रेशर के ऊपर, समझे। ठीक है, या आप लोग देखो यूं सोचो कि एक रूम है, ठीक है, उस रूम में आप लोगों को डाल रहे हैं, ठीक है, आप 5 डाल दे, 10 डाल दे, 20 डाल दे, 30 डाल दे। अब उस रूम की एक तो कैपेसिटी होगी ना कि उसमें वही 50 ही बंदे आ सकते हैं, ठीक है। प्रेशर लगा के हमने 2-4 और डाल दिए, 50 से फालतू, ठीक है, और प्रेशर लगाया हाई और डाल दिए। लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि भैया आप बिल्कुल ऊपर नीचे हो ना, कोई किसी के सर के ऊपर है, कोई कैसे आप बिल्कुल फिट हो गए ऊपर तक, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि आप कितना भी प्रेशर लगा लें, अब और कोई बंदा उसके अंदर नहीं आ सकता। तो इट मींस अब आपने कितना भी प्रेशर लगा लें, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि लाइन बिल्कुल कांस्टेंट क्यों आई। ओके, तो अब देखो लो प्रेशर पे x बाई एम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, हाई प्रेशर पे क्या हुआ, हाई प्रेशर पे जो हमारा x बाई एम है, क्या वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। इट मींस p की पावर 0, p की पावर 0 मींस एक, किसी की भी पावर 0 तो वो एक होता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, समझे। अच्छा, फिर ये बताओ मॉडरेट प्रेशर पे क्या सिचुएशन आएगी। तो देखो मॉडरेट प्रेशर के ऊपर जो x बाई एम होगा वो p के किस प्रकार से प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो लो प्रेशर पे p की पावर कितनी, यहाँ पे जिसके ऊपर कुछ भी नहीं उसके ऊपर 1, p की पावर 1। हाई प्रेशर पे p की पावर 0, तो मॉडरेट प्रेशर पे p की पावर कितनी आ जाएगी, मॉडरेट प्रेशर पे p की पावर 1/n, कितनी आ जाएगी 1/n। और यहाँ पे जो n की वैल्यू रहेगी ना वो रहेगी ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। तो आप यहाँ पे कुछ भी पुट करके देख लेना, 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 और 0 के बीच में, क्यों, क्योंकि ये बीच का प्रेशर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे p की पावर 1, यहाँ पे p की पावर 0, बीच में p की पावर कितनी आएगी, 1 और 0 के बीच में, मींस 1/n। n आप 2 3 4 5 6 7 8 9 पुट करके देखो, वैल्यू जो भी आएगी वो 1 और 0 के बीच में आएगी, समझे, ये समझ गए इतना, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं। देखो एट लो प्रेशर पे क्या रिलेशनशिप आई, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। और यदि मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो बच्चे को पता है क्या आता है, बताओ, कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने क्या लगा दिया, k p की 1, k यहाँ पे हमारा क्या, कांस्टेंट। हाई प्रेशर पे क्या था, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, और कांस्टेंट को हटाऊंगा तो इज इक्वल टू k p की पावर 0, ओके। मॉडरेट प्रेशर पे क्या था हमारे पास, मींस इंटरमीडिएट प्रेशर, इसको हम इंटरमीडिएट प्रेशर भी कह सकते हैं, मींस बीच वाला प्रेशर, ओके। क्या था हमारे यहाँ पे कि भैया x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, ठीक है, n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। उसके बाद इसको मैंने हटाया प्रोपोर्शनल को, तो क्या लगा दिया कि p की 1/n, ठीक है। उसने इस इक्वेशन को क्या किया, सोल्व किया, और x बाई एम और p के बीच में के रिलेशन को क्या किया, पुट किया। किस प्रकार से, उसने दोनों तरफ लॉगरिथम लिया, ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू, ये क्या है, कांस्टेंट। किस प्रकार से होता है, जब लॉग लेते हैं तो मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है कि जिसकी पावर होती है ना वो पावर उठ के कहां जाती है, आगे। किस प्रकार से, और कांस्टेंट इस प्रकार से लॉग के, ठीक है, प्लस और जो पावर है आगे उठ के, तो 1/n log p। ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई कि log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ओके। इक्वेशन को क्या कर लेंगे सारे बच्चे, याद। अब देखो इस इक्वेशन की हेल्प से उसने अब एक ग्राफ ड्रा किया, ठीक है, ग्राफ ड्रा किया किस प्रकार से, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो देखो ये मेरे पास y इज इक्वल टू, ये मेरे पास m, ठीक है, ये x और ये मेरे पास है c, हो गया ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। आप लोग आते ना ग्राफ ड्रा करना, केमिकल काइनेटिक्स में भी सीखा होगा, ठीक है। तो y एक्सिस पे मैं इसको रखूंगा, x एक्सिस पे log p को रखूंगा, ठीक है, और मेरा स्लोप क्या है यहाँ पे m 1/n, और मेरा इंटरसेक्ट क्या है यहाँ पे log k c, ओके। तो देखो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं हम इस प्रकार से। तो y पे क्या रखूंगा, यहाँ पे मैं log x बाई m, ठीक है, x पे क्या रखूंगा, log p, ठीक है। अब आप लोग बताओ लाइन कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो हमारा स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड या अपवर्ड,
अपवर्ड आएगा, क्योंकि स्लोप कैसा है हमारा पॉजिटिव। यदि स्लोप नेगेटिव होता तो फिर ग्राफ कैसा आता नीचे की तरफ, अब कैसे जाएगा ये ऊपर की तरफ। ओके, और इंटरसेक्ट हमारा क्या है, लोग के तो इंटरसेक्ट में मीन से ग्राफ नीचे से स्टार्ट ना, अभी कहां से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा ऊपर से, और बस ये हमारा क्या होगा ग्राफ। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारी है क्या हमारा इंटरसेक्ट लॉग की। ओके, और 1/n क्या हमारा स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 1/n, ये हमारा क्या आ गया ग्राफ। ओके, समझे, इतना सा है बस। अब देखो ये तो था हमारे पास गैस के केस के लिए, यदि सॉल्यूशन के केस के लिए आ जाए, ठीक है, कि सॉल्यूशन के केस के लिए बताओ, तो बस कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को पता है गैस के केस में तो हम क्या लेके चलते हैं हमेशा प्रेशर, और सॉल्यूशंस में क्या लेके चलते हैं कंसंट्रेशन। तो बस पी की जगह क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, वो सॉल्यूशंस के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा x/m इज इक्वल टू k c की पावर 1/n, वो सॉल्यूशन के केस के लिए। ओके, अब देखो इसकी जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, लिमिटेशन इसकी ये थी कि ना ये यू एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जब प्रेशर हाई हुआ ना तो जो हमारा ग्राफ था वो कांस्टेंट क्यों हुआ, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट क्यों हुआ। ठीक है, और ये जो ग्राफ था ये केवल मल्टीमोलिकुलर लेयर के लिए लागू था। ठीक है, मल्टीमोलिकुलर लेयर्स किसके ऊपर बनती है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। तो ये जो ग्राफ है ना ये केवल फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या था, एप्लीकेबल था, केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई लिमिटेशन की, हाई प्रेशर के ऊपर ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इस प्रकार से क्यों हुआ। ओके, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे बच्चे बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपको ये 3 लाइंस खींच के दे देंगे। ठीक है, ग्राफ के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो यूं पूछेंगे, अब यहाँ पे तो मैंने वैल्यूज लिख दी, ठीक है, आपसे यूं पूछेंगे कि ये बताओ इनमें कौन सी लाइन का जो टेम्परेचर है ना सबसे ज्यादा है या कम है, अरेंज करवा लेंगे आपको बढ़ते या डिक्रीज ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से, तो आप लोग देखो पहले का टेम्परेचर कितना था 170 केल्विन। ठीक है, जब हमने दूसरा ग्राफ ड्रा किया तो टेम्परेचर कितना 200, लाइन कहाँ है नीचे की तरफ आई। जब तीसरा ड्रा किया तो लाइन और नीचे, टेम्परेचर कितना था उसका 250 केल्विन। इट मींस ये देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वैसे वैसे क्या हुआ है डिक्रीज, नीचे तो आई लाइन। देखो इसमें तो इतना, जब टेम्परेचर 170 था तो एब्जॉर्प्शन इतना सारा हुआ, 200 हुआ तो और कम हो गया, 250 टेम्परेचर क्या तो एब्जॉर्प्शन और भी कम हुआ। इट मीन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा एब्जॉर्प्शन घटा ना, तो हम ये तो पढ़ते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एब्जॉर्प्शन क्या होता है कम होता है, कैसे जुड़ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि यदि जितना ज्यादा टेम्परेचर है ना उसके ये जो आइसोथर्म की जो लाइन है वो कहाँ है, उतनी ही नीचे की तरफ। ओके, आगे हमारे पास एब्जॉर्प्शन आइसोबार। देखो आइसोबार का मतलब होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, कि जब प्रेशर हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोबार। ओके, तो जब प्रेशर कांस्टेंट, तो अब ग्राफ किसके बीच में खींचेंगे, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, पीछे वाले में कांस्टेंट कौन था, टेम्परेचर, इस बार कांस्टेंट कौन, प्रेशर। तो देखो क्या होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए तो ग्राफ हमारा ये आएगा और केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए ग्राफ हमारा ये आएगा। ओके, देखो किस प्रकार से जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, तो देखो आप लोग जब यूं चलेंगे इस तरफ तो टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, और यूं चलेंगे तो x/m भी बढ़ेगा। लेकिन अब देखो पहले एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इतना सारा था, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, नीचे आएंगे तो डिक्रीज तो हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हुआ डिक्रीज। तो यही तो होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है डिक्रीज, क्योंकि सरफेस के ऊपर पार्टिकल चिपके हुए हैं, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो छोड़ के चले जाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा डिक्रीज। ओके, बहुत बार पूछते हैं, दो ग्राफ दे देते हैं, ऐसे पूछेंगे बताओ कौन सा फिजिकल का कौन सा केमिकल का, तो हो जाएगा यार ये तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ और ये हमारा केमिकल का। ठीक है, अब देखो केमिकल वाला देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज किया, यूजुअली टेम्परेचर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, तो देखो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हुआ बढ़ा ना, ऊपर की तरफ जा रहा है इंक्रीज हुआ ना, और देन उसके बाद फिर क्या हो गया डिक्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर, और जब हमने डिफरेंस पढ़ी तब बताया था ना, आया याद पहले लेक्चर में। ठीक है, कि केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा घटेगा। ओके, क्यों, क्योंकि देखो केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, और आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा और आगे फिर से पढ़ेंगे हम कि भैया जब भी केमिकल बॉन्ड्स बनती है ना तो वहां पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ
एनर्जी की जरूरत होती है। कौन सी एनर्जी की? एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है। उनको जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तभी वो किसमें कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो हम हीट देते हैं ना, जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, वो टेम्परेचर पहले कहाँ यूटिलाइज होता है? एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में, ठीक है। यहाँ पे हम शुरू के अंदर जो हीट सप्लाई करेंगे एक्स एज ए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन केमिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग में टेम्परेचर देंगे वो एक्ट करेगा एज ए एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कंप्लीट हो चुकी होगी, उसको मिल चुकी होगी, उसके बाद फिर यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर हमारा जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्या है? घटेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों में घटता है, लेकिन केमिकल के अंदर क्या होगा? पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। ओके, क्यों? क्योंकि इनिशियल जो हम हीट देंगे वो किसकी तरह काम करेगी? एक्ट एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। देखो आगे हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं एब्जॉर्प्शन की, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस थोड़ा सा याद करना है, ठीक है, कि क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ का यूज होता है एब्जॉर्प्शन का। तो देखो इन प्रिजर्विंग वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करने में। तो देखो वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो जैसे कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे एक पाइप लगाया, ठीक है, और इस पाइप के थ्रू मैंने इन पार्टिकल्स को क्या किया? बाहर खींच लिया, ठीक है। मैंने बाहर खींच लिया तो क्या हुआ कि वैक्यूम क्रिएट हो गया, लेकिन ना फिर भी कुछ 2-4 पार्टिकल्स यहाँ पे रह गए, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं एक एडजोर्बेंट लूंगा। क्या लूंगा? एडजोर्बेंट। और वो एडजोर्बेंट क्या करेगा? इन जो यहाँ पे 2-4 पार्टिकल्स रह गए गैस के, उनको वो क्या कर लेगा? अपने सरफेस के ऊपर एडजोर्ब कर लेगा, ठीक है। इस वजह से ये भैया अब हमारा जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो क्या होगा? टोटल वैक्यूम, ठीक है, या हाई क्वालिटी का वैक्यूम। ओके, तो जो भी पार्टिकल्स वो आगे चिपक जाएंगे तो हमारे क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम। वैक्यूम मींस जहां पे कोई भी मॉलिक्यूल ना रहे, ठीक है, कोई भी पार्टिकल। तो वैक्यूम क्रिएट करने में, ठीक है, हाई क्वालिटी के वैक्यूम क्रिएट करने में यूज होता है। दूसरा, इन गैस मास्क पहले भी देख चुके, ठीक है, जहां पे पॉइजनस गैसेज होती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। जो पॉइजनस गैसेज होती है वो चारकोल के ऊपर आके क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, जिससे कि फिर हमारी जो एयर होती है वो क्या हो जाती है? फ्रेश हो जाती है, ठीक है। तीसरा मेरे पास इन क्लेरिफिकेशन ऑफ शुगर, ठीक है, जो शुगर होती है उसको हम डीकलराइज करते हैं, ठीक है, चारकोल पाउडर के साथ। शुगर का पहले कलर होता है येलो सा, ठीक है, बाद में उसको हम डीकलराइज करते हैं चारकोल के साथ। तो जो चारकोल होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और बाद में हमें शुगर किस प्रकार की मिलती है? व्हाइट कलर की, ठीक है। अगला इन क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में, ठीक है, या जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे पढ़ लेंगे। ओके, तो क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या होता है? एक मिक्सर होता है, उस मिक्सर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करना होता है, ठीक है। तो उसमें हम एक एडजोर्बेंट डाल देते हैं, तो एडजोर्बेंट के ऊपर जो पार्टिकल्स जाके सबसे पहले चिपकेंगे तो वो अलग हो जाएंगे, और जो नहीं चिपके वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी की। एक मिक्सर होता है, उसके अंदर 2 कंपोनेंट है यदि, तो एक कंपोनेंट एडजोर्बेंट के ऊपर चिपक जाएगा, दूसरा पीछे रह जाएगा, ठीक है। अगला हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, कि किस प्रकार से क्या है। अगला हमारे पास इन सॉफ्टनिंग ऑफ हर्ड वाटर, जो आपने +1 क्लास में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हमने आयन एक्सचेंज करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयन एक्सचेंज की जो प्रोसेस थी ना वो सारी एब्जॉर्प्शन के ऊर बेस्ड थी। ओके, अगला इन रिमूविंग मॉइस्चर, ठीक है, हमारी एयर के अंदर यदि वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर, ठीक है। उनको भी हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, ठीक है। हमने जैसे कि सिलिका जेल रख दी, सिलिका जेल क्या करेगी? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जो फिर हमारी एयर है वो किस प्रकार की हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, ठीक है। तो मॉइस्चर क्या हो जाएगा? वहां से रिमूव हो जाएगा। अगला इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या करते थे हम? इसमें हम सल्फाइड ओर लेते थे, सल्फाइड ओर को पाइन ऑयल के साथ मिक्स करते थे, तो जो सल्फाइड ओर के जो पार्टिकल्स थे फ्रोथ पे क्या हो जाते थे? एब्जॉर्ब, ठीक है। अगला इन पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी हम किसका यूज होता है? एब्जॉर्प्शन का। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।